हेलो स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पेपर नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन। चलो, यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करने को बोला है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है? 5 डिवाइडेड बाय 3.50 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय फोर्थ प्रोपोर्शनल, जिसको हमने एक्स एज्यूम करा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से होगा 5x। 150 को 3.5 से मल्टीप्लाई करो तो होगा 525, और इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 105। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शनल बोला है। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए ध्यान से पहले हम इसे मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। 1 आवर एंड 20 मिनट्स। 1 आवर एंड 20 मिनट्स मतलब कितने मिनट्स होंगे? 60 + 20 80 मिनट्स होंगे। 1 आवर एंड 40 मिनट्स। 60 + 40 कितने होंगे? 100 मिनट्स होंगे। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या करेंगे? 80 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय थर्ड प्रोपोर्शनल x। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 80x, इसकी वैल्यू होगी 10,000। तो x को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 125 मिनट्स। और 125 मिनट्स को अगर हम इक्विवेलेंट आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर डी, 2 hours and 25 minutes। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो पर्सन है जिनके सैलरी का रेशियो 3:5 है। 3 है तो हम 3x लेंगे। 5 रेशियो है तो 5x लेंगे। रेशियो को डिवीजन में शो किया जा सकता है। अब हमें बोला है इंक्रीज हो रही है सैलरी 20 रुपीज से। इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे हम +20 करेंगे। ईच बोला है मतलब दोनों रेशियो में 20 ऐड करेंगे। और जो फाइनल रेशियो नया निकल के आएगा वो रेशियो होगा 13:21। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 20 मल्टीप्लाई होगा 3x + 20 के साथ, और 13 के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा 5x + 20। इस इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 80। लेकिन ये जो 80 है वो आंसर नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि हमारा रेशियो क्या है? 3x and 5x है। तो 3 को 80 से मल्टीप्लाई करो तो पहली सैलरी होनी चाहिए 240, और 5 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी सैलरी होनी चाहिए 400। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा सी, 240 रुपीज एंड 400 रुपीज। दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है पहले वो समझते हैं। हमें बोला है कि हमें ये जितने भी नंबर्स है उसमें से कोई एक खास नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो बाकी बचता है वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए? प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो पहले दो डिजिट का प्रोपोर्शन कैसे बनेगा? 17 में से हम माइनस करेंगे एक्स। एक्स हम एज्यूम कर रहे हैं, कोई एक डिजिट फिक्स माइनस करना है, उसे हम एक्स एज्यूम कर रहे हैं। 25 में से एक्स माइनस करेंगे। और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे भी दो डिजिट है, तो यहाँ पे आएगा 31 - x। यहाँ पे आएगा 47 - x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 17 - x, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 47 - x। यहाँ पे 31 - x के साथ मल्टीप्लाई होगा 25 - x।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसका सिंप्लीफिकेशन करके इसे सॉल्व करा जाएगा, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद फाइनल आंसर क्या आएगा? x विल बी इक्वल टू 3, दैट विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला है कि एक इंसान ने कितने रुपए का लोन लिया है? 500 रुपए का लोन लिया है। 5% सिंपल इंटरेस्ट है और 4 साल का वक्त है। तो फॉर्मूला क्या होती है सिंपल इंटरेस्ट की? फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स डिवाइड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा इस लोन पे? ये दोनों जीरो कट, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 100 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में समझो, लोन को उसको कंप्लीट करने के लिए उसको दो चीजें लौटानी पड़ेगी। एक तो जो लोन का पैसा लिया है प्रिंसिपल, और 4 साल तक यूज किया उसका ब्याज। 500, उसमें 100 ऐड होंगे, तो लोन क्लियर करने के लिए उसको 600 रुपये लौटाने पड़ेंगे टोटल। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? 10,000 रुपये को इन्वेस्ट किया गया है सिंपल इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, 3 साल के लिए। और क्वेश्चन में बोला है फाइंड अमाउंट रिसीव्ड एज इंटरेस्ट। 3 साल में उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो इंटरेस्ट की फॉर्मूला है पी प्रिंसिपल अमाउंट आर एन डिवाइड बाय 100। ये कैंसल, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे कितना पैसा मिलेगा? 3,000 रुपीज मिलेगा। एज इंटरेस्ट क्या मिलेगा वो क्वेश्चन है, तो हमें इंटरेस्ट पे टिक मार्क करना। टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी वो नहीं पूछा है, हमें बोला गया इंटरेस्ट के तौर पे उसको कितना पैसा मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन। चलो ये प्रोग्रेशन है। 3 3 जा 9, फिर 3 जा 27, बीच में -9 है, वो मैंने देखा है। ध्यान से समझना, जब मल्टीप्लिकेटिव नंबर से सीरीज जनरेट होती हो तो वो सीरीज जीपी कहलाती है। फर्स्ट टर्म को हम ए कहेंगे, A is 3। रेशियो कैसे निकालेंगे? T2/T1। सेकंड टर्म है -9, फर्स्ट टर्म है 3, सो रेशियो इज -3। सेवंथ टर्म हमें पूछा है, जीपी में फॉर्मूला है A × R⁻n−1। सेवंथ टर्म मतलब n की वैल्यू 7 रखनी है। ए की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू है -3, 7 - 1। -3 का 6 पावर कितना होता है? -3 का 6 पावर होता है 729। एलसी में आप टाइप करके देख लेना। और 729 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली सेवंथ टर्म हमें मिलेगी 2187। इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से। मिस्टर ए, उन्हें 4 घंटे लगते हैं 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। ए के लिए 4 घंटों में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस। बी को 5 घंटे लगते हैं सेम डिस्टेंस कवर करने में, मतलब 5 घंटों में इस 80 किलोमीटर का डिस्टेंस। क्वेश्चन में बोला है हाउ मच डिस्टेंस वुड ए कवर मोर देन बी 15 घंटों में। 4 घंटों में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो 15 घंटों में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा? तो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा। यहाँ पे 15 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो यहाँ पे 15 घंटों में 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा। क्वेश्चन में पूछा है ए बी के मुकाबले कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करता है? तो डेफिनेटली 60 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है ए ने बी के मुकाबले, दैट इज योर फाइनल आंसर। यहां पे हमें बोला गया है एफ माने फंक्शन ए से बी की ओर
जाता है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ए जो है वो डोमेन हुआ, ए की वैल्यू है 1 2 3 4, ए की वैल्यू है 1 2 3 4, और फंक्शन है एक्स का स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर हमें निकालना है। तो इसकी रेंज क्या मिलेगी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9 और इसका 16। सो आंसर आएगा 1 4 9 एंड 16, दैट इज आंसर बी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला गया है द सेट ऑफ ऑल सबसेट, it is a definition, set of all subset is known as power set। important question, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमें बोला गया यूनिट डिजिट कौन सा होगा। तो ध्यान से देखते हैं यूनिट डिजिट कौन सा होगा, वो हमें देखना है। हमें बोला है एक्स आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो। पॉजिटिव इंटीजर शुरू होते हैं 1 2 3 से, हम 1 लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं एक्स की वैल्यू जो है वो मैं 1 एज्यूम कर रहा हूं। यहाँ पे एक्स की जगह मैंने 1 रखा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे ये वाला 2, 4 का 1 पावर 4, 2 × 4 8, 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 में 1 ऐड करेंगे तो 65। यूनिट डिजिट क्या दिखाई देगा, यूनिट डिजिट 5 दिखाई देगा। अगर आपको आगे कैलकुलेट करना हो समझने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू जो हमने 1 रखी वो आप 1 के बाद 2 एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से एज्यूम करके आगे का कैलकुलेशन करोगे तो उसमें भी जो डिजिट आएगा उसमें सबसे आखिरी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। चेक करके देख सकते हो आप। इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू 4 बोली गई है और y की वैल्यू ढूंढनी है। तो इक्वेशन में मैं x की जगह 4 रख देता हूं। इक्वेशन को बस सिंपली सॉल्व करना है। 8 माइनस वाई इज 5, 8 में से क्या माइनस करोगे तो 5 आएगा, 3। सो आंसर इज 3। नेक्स्ट, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सही बनाती है, 2 का x पावर और 3 का x पावर। चलो पहले 1 रख के देखते हैं। 2 का 1 पावर, 3 का 1 पावर, 2 का 1 पावर 2 होगा, 3 का 1 पावर 3 होगा। ये दोनों तो इक्वल नहीं हो रहे, मतलब 1 तो आंसर नहीं हो सकता। चलो 6 रख के देखते हैं ट्रायल एंड एरर में। 2 का 6 पावर और 3 का 6 पावर, ये भी इक्वल नहीं होंगे, ये भी आंसर नहीं हो सकता। चलो भाई 0 रख के देखते हैं। 2 का 0 पावर, 3 का 0 पावर, 2 का 0 पावर 1 होता है, 3 का 0 पावर भी 1 होता है, ये दोनों इक्वल है, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास टोटल 8 मैन है और 5 वीमेन है। ठीक है, 8 मैन, नंबर ऑफ वीमेन आर 5, और हमें 10 मेंबर की कमेटी सिलेक्ट करनी है। 10 मेंबर की कमेटी सिलेक्ट करनी है जिसमें एटलीस्ट 6 मैन हो। एटलीस्ट 6 का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले वो, तो भाई एटलीस्ट 6 का मीनिंग होता है 6 और मोर देन 6, 6 और मोर देन 6 मैन होने चाहिए। तो 6 या 6 से ज्यादा मैन होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मैन 6 हो सकते हैं या फिर 7 या फिर 8। क्यों 8 तक लिया, क्योंकि नंबर ऑफ मैन टोटल ही 8 है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर हम 6 मैन सिलेक्ट करें, टोटल कितने लोगों की कमेटी निकालनी है, 10 लोगों की, तो बाकी के 4 विमेन होंगे। या फिर हम ये कर सकते हैं कि 7 मैन सिलेक्ट करते हैं, तो बाकी के 3 विमेन मेंबर होंगे। 7 + 3 10 मेंबर्स की कमेटी हो गई। या फिर 8 मैन सिलेक्ट करते हैं, तो 8 + 2 10 मेंबर्स की कमेटी हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 6 मैन 4 वीमेन, 7 मैन 3 वीमेन, 8 मैन
2 वीमेन। तो इसके लिए हम कमिटी फॉर्म करने के लिए सिलेक्शन करेंगे। पहला सिलेक्शन होगा 8C6 एंड माने मल्टीप्लाई 5 वीमेन में से 4, सो 5C4 और का मतलब होता है प्लस। दूसरा ऑप्शन 8 में से 7, 8C7 और यहाँ पे 5 में से 3, 5C3 और का मतलब होता है प्लस। तीसरा ऑप्शन लेते हैं 8C8 एंड 5C2। इसको कॉम्बिनेशन से जब सॉल्व किया जाएगा तो कॉम्बिनेशन से सॉल्व करने के बाद इसका फाइनल आंसर होगा 230। कैलकुलेट करके आप देख सकते हो, इसका कैलकुलेशन आपको खुद कंप्लीट करना है। 6C5 होता है 6, 6P6 होता है 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल माने 720। तो कैलसी में टाइप करो 720 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका सीधा आंसर आएगा C4320। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हमें बोला गया है हमें कुछ एक्स बुक्स को अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए परम्यूटेशन यूज होता है। परम्यूटेशन माने फैक्टोरियल। तो एक्स बुक्स को अरेंज करने का फैक्टोरियल होना चाहिए 5040। और हम जानते हैं 5040 किसका फैक्टोरियल है? ऑफ कोर्स 7 का फैक्टोरियल ही होता है 5040। सो एक्स की वैल्यू आएगी 7। कैलसी में आप टाइप करके देख सकते हो। 7 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है तो हमें ये लिखना पड़ता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x² के साथ जो होता है उसे a कहते हैं, a है 3। x के साथ जो होता है उसे b कहते हैं, b है -5। और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, कोई वेरिएबल ना हो, वो c होता है। c की वैल्यू है 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्मूला है c डिवाइडेड बाय a। तो c है 2, a है 3। सो फाइनल आंसर डायरेक्ट फॉर्मूला से हम डिराइव कर सकते हैं 2/3। नेक्स्ट, फिर से एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई तो सेम तरीके से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -12 है और सी की वैल्यू 18 है। हमें रूट्स कौन से टाइप के हैं वो लिखना है। क्वेश्चन में ये पूछा है तो रूट्स का टाइप डिसाइड करने के लिए पहले डेल्टा निकालना पड़ेगा। डेल्टा की फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। तो ये -12 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 18, -12 का स्क्वायर होगा 144। और कैलसी में आप टाइप करो 8 मल्टीप्लाई बाई 18, दैट इज 144। डेल्टा एग्जैक्ट 0 है, डेल्टा 0 है, उसका मतलब रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है y=x मल्टीप्लाई बाय log x। दो टर्म है, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है। दो टर्म है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो हम क्या करेंगे? पहली टर्म को u एज्यूम करेंगे और दूसरी टर्म को v एज्यूम करेंगे। u की वैल्यू है x, तो du/dx, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। v हमने एज्यूम करा है log x के लिए, तो dv/dx, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। और u इंटू वी वाली टर्म्स के लिए dy/dx की फॉर्मूला है u मल्टीप्लाई बाय dv/dx प्लस v मल्टीप्लाई बाय du/dx। u की वैल्यू कितनी है? वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे। u की वैल्यू है x और ये वैल्यू है 1/x। तो x में x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/x। अब v की वैल्यू है log x और ये वैल्यू है 1।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे log x इंटू 1। तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x x कट, बचा 1। log x वन जा log x, सो ये बनेगा फाइनल आंसर। चेक करते हैं ऐसा आंसर है, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है। यहाँ पे अगेन दो टर्म है, पहली टर्म है x, इसे हम u लेंगे, और दूसरी टर्म है e रेस टू x, उसे हम v एज्यूम करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होता है 1, यहाँ पे e रेस टू x का डेरिवेटिव होता है e रेस टू x, और फाइनली dy अपॉन dx की फॉर्मूला u इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, ऊपर जो फॉर्मूला यूज करी वही। तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? कॉमन निकलेगा ई रेस टू एक्स, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ से एक्स, फिर प्लस और 1, एक्स प्लस 1। ऐसा आंसर कौन सा है भाई? ऐसा आंसर है बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा सेंसस डिपार्टमेंट स्टेटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करता है, उसे कौन सा डेटा कहा जाता है? तो सेंसस डिपार्टमेंट के द्वारा अपने लोग, अपने चुने हुए एम्प्लॉइज को वो खुद घर घर बेच के डेटा कलेक्ट करते हैं, खुद डेटा कलेक्ट करवाते हैं। सो इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, तो इसलिए इसको कहा जाएगा प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 40,000 करोड़ रुपए के लिए एंगल बनता है 72, तो एक्स की वैल्यू निकालो। तो 40,000, एंगल बना 72 डिग्री का, और टोटल सर्कल में एंगल होते हैं 360 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 8,000, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 23, उसमें पूछा गया है कि अगर क्लास लेंथ अनइक्वल हो, क्लास इंटरवल अनइक्वल हो, तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को यूज किया जाता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला है हमें इसका मीन निकालना है। तो इसका मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, इन सारी वैल्यूज का टोटल करो, 395 आएगा। टोटल कितनी वैल्यूज है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है, सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 6। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ए 65.83 kg, कैल्सी यूज करने का। यहाँ पे सेकंड क्वार्टाइल फाइंड करने को बोला है, सेकंड क्वार्टाइल यानी मीडियन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे छोटा डिजिट है 69, फिर 70, फिर 71, फिर 72, 73, 74, 75, 76। पहला और आखिरी डिजिट कट, पहले से दूसरा, आखिरी से दूसरा कट, पहले से तीसरा, आखिरी से तीसरा कट। अब सेंटर में दो डिजिट आए, तो मीडियन की फॉर्मूला क्या होगी? 72 प्लस 73 डिवाइड बाय 2, सो 72.5, दैट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट वाला कैलकुलेशन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से करते हैं। 5 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन है 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, मीन माने एक्स बार है 6। एक्स बार की फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन, एक्स बार है 6, सिग्मा एक्स नहीं पता है, एन है 5, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 5 जा 30, ये सिग्मा एक्स मिला। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है हमसे कुछ गलती हो गई है भाई। क्या गलती हुई है? ध्यान से देखो, कैलकुलेशन के बाद पता चला, हमें क्या पता चला कि हमने कैलकुलेशन में यूज किया हुआ है 4 and 8 का, लेकिन हमें यूज क्या करना चाहिए था? 5 and 9। तो हम सिग्मा एक्स को रेक्टिफाई करेंगे, 30 में से
हमने जो गलत ऑब्जर्वेशन ले लिए थे उसकी इफेक्ट माइनस करेंगे, जो सही ऑब्जर्वेशन है उसकी इफेक्ट प्लस करेंगे। तो नया सिग्मा एक्स कितना आएगा? 32 आएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले 5 होते थे, दो की इफेक्ट हमने माइनस करी, दो की इफेक्ट ऐड करी, दो माइनस किए, दो प्लस किए, सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिमेन्स 5। तो नया एक्स बार क्या आएगा? 32 डिवाइड बाय 5, दैट इज 6.4। क्या है? ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलो यहां पे डिस्टेंस और स्पीड की मैटर है और एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो जब भी बात हो डिस्टेंस और स्पीड की, तो कैसे निकालेंगे? तो मैं याद करवा दूं, जब भी डिस्टेंस और स्पीड के लिए एवरेज निकालनी हो तो हार्मोनिक मीन निकालना पड़ता है। हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे हमें कितने ऑप्शंस दिए गए हैं? ध्यान से, हमें यहाँ पे कितने ऑप्शंस दिए गए हैं? यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 50 माइल्स पर आवर। फिर दूसरा ऑप्शन कितना है? 20 माइल्स पर आवर। फिर है 40, फिर है 25। मतलब हमें 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए। सो n इज इक्वल टू 4। पहली स्पीड 1 डिवाइडेड बाय 50, दूसरी स्पीड 1 डिवाइडेड बाय 20, तीसरी स्पीड क्या होगी? तीसरी स्पीड होगी 1 डिवाइडेड बाय 40, और चौथी स्पीड है 1 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ पे ये वाला 4 एज इट इज कैलसी में टाइप करने का, 1 डिवाइडेड बाय 50 होगा 0.02, 1 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो आएगा 0.05, 1 डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो आएगा 0.025, और 1 डिवाइडेड बाय 25 करोगे तो आएगा 0.04। न्यूमरेटर वाला 4 एज 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 इट इज, डिनोमिनेटर में जो भी डिजिट है उसको ऐड कर दो, 0.135। 4 को डिवाइड करो 0.135 से तो 29.63, या फिर इसके आसपास का कोई आंसर होगा। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, 29.63 है, ये 0.50 से बड़ा है, सो हम आंसर यूज करेंगे 30। समझ लो, अगर ये आंसर आपका आता 29.21 तो हम कौन सा आंसर सही मानते? 29 सही मानते। यहाँ पे 29.63 मतलब 0.5 से बड़ा है, सो आंसर इज ए। हम ए को आंसर के तौर पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, रेंज। रेंज है 65। रेंज की फॉर्मूला होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू तो 83 है, स्मॉलेस्ट यानी मिनिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपोजिट साइड जाएगा प्लस, और प्लस 65 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस 83। 83 में से 65 अगर आप माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 18, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना है, गलती नहीं करनी है। 40 ऑब्जर्वेशन है, एन की वैल्यू है 40। 40 ऑब्जर्वेशन के लिए अरिथमेटिक मीन है 25। अरिथमेटिक मीन माने एक्स बार, एक्स बार है 25। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन है 4। और क्वेश्चन में हमें पूछा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम, सम माने सिग्मा, ऑफ स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर कर दिया इधर। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को कहेंगे एक्स, तो हमें पूछा गया है सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना होगा भाई, कैलकुलेट करके दिखाओ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला में लिखता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला क्या आएगी? अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है भाई? 4 है।
सिग्मा एक्स स्क्वायर तो मुझे नहीं पता है, वही मुझे कैलकुलेट करना है। एन मुझे पता है, एन इज 40, एक्स बार है 25, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 4 का स्क्वायर 16 होगा और यहां से अंडर रूट हट जाएगा। तो यहां से अंडर रूट हट जाएगा तो हमें इस तरीके से वैल्यू दिखाई देगी। यहाँ पे -625 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ तो ऐड हो जाएगा। एलसी में टाइप करो 16 प्लस 625, तो ये आएगा 641। और अब 40 को क्रॉस मल्टीप्लाई से मल्टीप्लिकेशन करवाओ। 641 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25640। तो चेक करो तो भाई ऐसा कोई आंसर है 25640? यस, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन है 6.5, मीन है 12.5। 6.5 को 12.5 से डिवाइड करो और फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर मिलेगा सी 52% एग्जैक्ट। फिर से एक बार 6.5 डिवाइडेड बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100, एग्जैक्ट 52% हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कौन से दो वैल्यू के बीच लाई होता है, ये इसकी रेंज पूछी गई है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज होती है -1 से लेके +1 तक। यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स है 2.25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना होगा? कैलसी यूज करो, 2.25 का अंडर रूट निकालो, 1.5 होगा। वेरिएंस ऑफ वाई 1 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना होगा? 1 का अंडर रूट होगा 1। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट की फॉर्मूला है कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स इंटू एस वाई। ये है 0.9, ये वैल्यू हमने निकाली 1.5 और ये 1। कैलसी में टाइप करेंगे 0.9 डिवाइडेड बाय 1.5, तो क्या आंसर आएगा? 0.6 इज द करेक्ट आंसर। तो 0.6 है आंसर में, यस, हमारे पास 0.6 है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, थियरी बेस्ड क्वेश्चन। अगर दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो भाई कोरिलेशन कितना होता है? कोरिलेशन होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में पूछा है वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10। रिमेंबर द रूल, x की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है? 10। और हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी x की वैल्यू दी गई हो और y की वैल्यू निकालनी हो तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? y ऑन x वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो y ऑन x वाला इक्वेशन कौन सा है? वो लिखना पड़ेगा हमें, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -12। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 10, सो 3 इंटू 10 -5y इज इक्वल टू -12। तो यहाँ पे 3 10 30 -5y इज -12। साइड चेंज करते हैं, 30 ये -12 लेफ्ट साइड जाएगा तो +12, -5y राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव। सो 42 इज इक्वल टू 5y। तो y की वैल्यू होगी 42 डिवाइड बाय 5, 42 डिवाइड बाय 5 विच इज 8.4। 8.4 ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें दो रिग्रेशन लाइन दी गई है और दो रिग्रेशन लाइन पे से हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला बोला गया है। ध्यान से देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके से
दो अलग अलग इक्वेशन दी जाए तो दो अलग अलग इक्वेशन में आपको कैसे वर्क करना है। रिमेंबर द रूल। जो अगर कुछ डिफाइन नहीं किया गया हो, जैसे इस सब में कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये जो पहली इक्वेशन होगी उसे हम y ऑन x फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरी इक्वेशन जो होगी उसे हमेशा x ऑन y फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो पहले कन्वर्ट करते हैं। पहली इक्वेशन में लिखता हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 26। अभी अभी मैंने बोला पहली इक्वेशन को कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, y ऑन x फॉर्मेट में। y ऑन x फॉर्मेट में मतलब इसमें पहले हम y को सेपरेट करेंगे। तो देखो मैं y को सेपरेट करने जा रहा हूं, कैसे सेपरेट होगा वो देखते हैं। यहाँ पे आएगा 26 और लेफ्ट हैंड साइड पे +3x था, राइट हैंड साइड पे -3x। 2 मल्टीप्लाई में है y के साथ, अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो इसे हम डिवाइड में रखेंगे। सो y इज इक्वल टू 26 के डिवीजन में भी 2 है, 3x के डिवीजन में भी 2 है। तो y इज इक्वल टू 26/2 इज 13, और ये है 3x डिवाइडेड बाय 2। रिमेंबर द रूल, x के साथ जो भी होता है, x के साथ जो भी होता है वो होता है by(x). तो by(x) की वैल्यू क्या बनेगी, न्यूमरेटर में है -3 और डिनोमिनेटर में है 2, सो ये वैल्यू बनेगी -3/2। पहली इक्वेशन को हमने y ऑन x फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब बारी है दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, दूसरी इक्वेशन है 6x प्लस वाई इज 31। दूसरी इक्वेशन हमेशा x ऑन y फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी होती है, तो इसमें x को सेपरेट करा जाता है। तो 6x इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव y है, अपोजिट साइड जाएगा नेगेटिव, साइड चेंज साइन चेंज। यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे, 31 माइनस वाई डिवाइड बाई 6। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 31 डिवाइड बाई 6, यहाँ पे y डिवाइडेड बाई 6। रिमेंबर y के साथ जो भी कोफिशिएंट होते हैं वो क्या बनते हैं, bxy बनते हैं। तो y के साथ कोफिशिएंट क्या है, गलती मत करना, माइनस, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 तो हमेशा होगा ही। सो -1 डिवाइड बाय 6। अब हमारे पास यहाँ पे दो चीजें है, by(x) भी है, bxy भी है। तो r की फॉर्मूला हम निकालेंगे। r की फॉर्मूला क्या होती है, r की फॉर्मूला होती है √by(x) इंटू bxy। तो यहाँ पे अंडर रूट -3/2 इंटू -1/6, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3, डिनोमिनेटर में 2 6 12। तो यहाँ पे 3/12, 3/12 कैलसी में करोगे तो आएगा 0.25, 0.25 का अंडर रूट होगा 0.5। लेकिन गलती नहीं करनी है, रिमेंबर द रूल, by(x) उसकी साइन माइनस है, bxy की साइन भी माइनस है। रूल ये कहता है कि तीनों की साइन सेम होती है, by(x) bxy और r की साइन हमेशा सेम होती है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों माइनस है तो फाइनल आंसर जो होगा उसकी साइन भी माइनस होगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास बनेगा -0.5। दैट इज द करेक्ट आंसर। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन फिर से एक बार वही करना है। दो इक्वेशन है हमारे पास, हमारे पास दो इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को y ऑन x फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे जैसे पहले किया, दूसरी इक्वेशन को x ऑन y फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हमें by(x) मिलेगा, यहाँ पे bxy मिलेगा, और फिर r हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे प्रीवियस सम में सिखाया सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर आएगा डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है, दो कॉइन को हम 5 बार उछालते हैं,
दो कॉइन को जब 5 बार उछाला जाता है तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें ध्यान से समझना है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑफ हेड्स। इवन नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आ सकते हैं, ध्यान से समझना। जब हम दो कॉइन को 5 बार उछालते हैं तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं भाई? व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ हेड्स? नंबर ऑफ हेड एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 8, 9 या 10, हम ये मान के चल सकते हैं। अब इसमें सोचो, इसमें इवन नंबर ऑफ हेड्स ये पॉसिबिलिटी कितनी बार बन सकती है? 2, 4, 6, 8, 10। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 5 ऑप्शंस आउट ऑफ टोटल 10 ऑप्शंस। तो यहां पे हमारी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी बनेगी 0.5। इस तरीके से हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 53 संडेज वाला। तो चलो भाई, 53 संडेज, 53 संडेज ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 दिन का क्लासिफिकेशन क्या होता है? 52 कंप्लीट वीक्स। कंप्लीट वीक्स मतलब हर एक वीक में 7 दिन कंप्लीट होंगे। 7 दिन कंप्लीट हो गए तो 52 7 जा 364। इसका मतलब एक दिन एक्स्ट्रा होगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 364 हुआ। 364 में 1 एडिशनल डे ऐड करेंगे तो ये एडिशनल डे होगा 365वां दिन। ये जो एडिशनल डे है, ये एडिशनल डे कौन सा हो सकता है भाई? तो एडिशनल डे कोई भी हो सकता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे, हो तो कुछ भी सकता है। इसका मतलब हमारे पास 7 ऑप्शन अवेलेबल है। 7 ऑप्शन में क्वेश्चन में कौन सा पूछा है? 53 ट्यूसडे पूछा है। लॉजिकली समझो, ये 52 जो कंप्लीट वीक है उसमें 52 ट्यूसडे, 52 ट्यूसडे तो पहले ही आ चुके होंगे। अब ये एडिशनल जो 53वां ट्यूसडे है, मतलब एक एडिशनल दिन है, उसमें ट्यूसडे एक ही बार आता है, 1 टाइम ओनली। सो 1 आउट ऑफ 7 इज द करेक्ट आंसर। 53rd ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से हमें 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। तो 52C4, और चारों के चारों कार्ड हार्ट के होने चाहिए। हार्ट के टोटल कितने कार्ड होते हैं भाई? 13 कार्ड्स। सो 13C4। कैलसी में जब आप इसको सॉल्व करोगे, 13C4 डिवाइड बाई 52C4, तो इसका फाइनल आंसर आएगा ए 11/4, 165। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ऑड्स अगेंस्ट पूछा है। व्हाट इज ऑड अगेंस्ट? 3:5। अगर ऑड अगेंस्ट है 3:5, तो ऑड फेवर क्या होंगे? उसको रिवर्स कर दो, रेशियो को। 3:5 को रिवर्स कर देंगे तो 5:3 होगा। और अब हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए ध्यान से, 5 + 3 8। ऑड्स फेवर है, ऑड्स फेवर मतलब पहला डिजिट यूज करेंगे 5। सो आंसर विल बी 5/8। अगर मानो कि इसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट पूछा होता तो यहीं से मिल जाता। नॉट हैपनिंग मतलब 3/8। यहाँ पे ऑड्स इन फेवर पूछा है, ध्यान से। पी ऑफ ए है 0.4, पी ऑफ बी है 0.3। हमें पूछा है पी ऑफ ए और बी, पी ऑफ ए और बी। लेकिन आगे एक हिंट दी गई है। आगे हिंट में क्या लिखा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए फॉर्मूला क्या होती है? पी ऑफ ए
प्लस पी ऑफ बी। तो 0.4 में 0.3 ऐड करोगे, फाइनल आंसर आएगा 0.7। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 50 साल एक इंसान की उम्र है, और हमें बोला गया है वो कितने सालों तक जिंदा रहेगा, 70 ईयर्स तक जिंदा रहेगा। उसके लिए ऑड अगेंस्ट दिया गया है। ऑड अगेंस्ट वर्ड समझना। ऑड अगेंस्ट वर्ड है 9:5। 9:5 का मतलब वो जिंदा नहीं रहेगा, उसके चांस 9 है। जिंदा रहेगा उसके चांस है 5। पहला डिजिट जो होता है वो अगेंस्ट में होता है, जिंदा ना रहने के चांस है। और दूसरा डिजिट है जिंदा रहने के चांस। तो ए के जिंदा रहने के चांस कितने हैं, 5 आउट ऑफ 9 + 5 14। अब यहाँ पे क्वेश्चन में छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक को समझ लेते हैं। ये 86 नहीं है, 8:6 है। ये भी अगेंस्ट वर्ड है। 60 साल अभी एक इंसान की उम्र है और वो 80 तक जिंदा रहेगा, उसके चांस है। तो यहाँ पे भी वर्ड वही है, ऑड अगेंस्ट वर्ड है 8:6। 8:6 का मतलब वो जिंदा नहीं रहेगा, उसके चांस 8 है, तो जिंदा रहने के चांस कितने होंगे, 6 होंगे। तो बी के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी होगी 6/8 + 6 14। और अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई एटलीस्ट वन जिंदा रहना चाहिए। ध्यान से देखना, एटलीस्ट वन मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की फॉर्मूला होती है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए है 5/14, पी ऑफ बी है 6/14। और ध्यान से समझना, यहां पे मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए पी ऑफ ए को पी ऑफ बी से मल्टीप्लाई करता हूं। रिमेंबर द रूल, पी ऑफ ए को पी ऑफ बी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग है कि हम मान के चल रहे हैं कि ए और बी दोनों कैसी इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। सर ऐसा जब चाहे मान सकते हैं ना, बात है लाइफ की। लाइफ और डेथ क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, इसीलिए हम ये मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/14 मल्टीप्लाई बाय 6/14। तो जब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करके एलसीएम लेके इसका फाइनल आंसर निकालेंगे, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 31/49 आफ्टर फाइनल कैंसलेशन। तो ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर 31/49। चलो यहाँ पे फिर से उसके जैसा ही क्वेश्चन। गर्ल को स्कॉलरशिप मिलने के चांस पी ऑफ ए 0.6, बॉयज को स्कॉलरशिप मिलने के चांस 0.8। स्कॉलरशिप मिलने के चांस इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.48 आएगा। एटलीस्ट वन क्वेश्चन में पूछा है, एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी माने पी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की फॉर्मूला पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कैलसी यूज करो, 0.6 में 0.8 ऐड करो और उसमें से 0.48 माइनस करो, फाइनल आंसर होगा 0.92। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन,
अरुण और तरुण इंटरव्यू देने जाते हैं। अरुण के सिलेक्शन के चांस को हम पी ऑफ ए कहते हैं। अरुण के सिलेक्शन के चांस है 1/3। तरुण के सिलेक्शन के चांस को हम पी ऑफ टी कहते हैं, ये चांस है 1/5। अरुण का सिलेक्शन ना हो उसके चांस कितने होंगे? डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज, 3 में से 1 माइनस कर दो तो ये 2/3 ए डैश मिल जाएगा। तरुण का सिलेक्शन ना हो उसके चांस लिखने हैं, डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज, 5 में से 1 माइनस कर दो तो ये 4 आ जाएगा। सर क्यों आपने ऐसा किया? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखो लिखा है ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड का मतलब क्या होगा कि या तो अरुण सिलेक्ट होगा, दोनों साथ में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अरुण सिलेक्ट होगा, तरुण सिलेक्ट नहीं होगा। एक कोई भी एक सिलेक्ट होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो अरुण सिलेक्ट होगा तो तरुण नहीं होगा, और अगर तरुण सिलेक्ट होगा तो अरुण सिलेक्ट नहीं होगा। तो पी ऑफ ए कितना है भाई? 1/3। और पी ऑफ टी डैश कितना है? 4/5। पी ऑफ टी कितना है? 1/5। और ये कितना है? 2/3। 1 4 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15, सो 4/15। 1 2 ज़ा 2, 5 3 ज़ा 15, 2/15, 4 + 2 6, LCM is 15, 6/15 is the correct answer. कैंसलेशन कर लेते हैं, 3 2 ज़ा and 3 5 ज़ा, so after cancellation answer is A, 2/5। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमें ये कहता है कि अगर किसी कॉमोडिटी की प्राइस 20% इंक्रीज होती है, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 होता है, इंक्रीज मतलब +20 इंक्रीज, तो नया इंडेक्स नंबर कितना होगा? नया इंडेक्स नंबर डेफिनेटली होगा 120। नेक्स्ट, फिशर का इंडेक्स नंबर, उसकी फॉर्मूला है लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ पास शेयर। तो फिशर का इंडेक्स नंबर है 150, लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर नहीं पता है, और ये है 144। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 150 का स्क्वायर करो 22500, यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा। 144 को अपोजिट साइड ले जाके डिवाइड करो, कैलसी में टाइप करो 22500 डिवाइडेड बाय 144। तो डिवीजन करने के बाद फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा? 156.25। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान से समझो। अगर हमें हर साल होने वाले प्राइस लेवल चेंजेस को कंपेयर करना है, तो एवरी ईयर प्राइस चेंजेस को कंपेयर करने के लिए कौन सी मेथड सबसे अच्छी होती है? ऑफ कोर्स चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर मेथड सबसे बढ़िया मानी जाती है। P01 जो है उसको कैसा इंडेक्स माना जाता है? तो P01 को कौन सा इंडेक्स माना जाता है? इट इज नोन एज 1/0। नेक्स्ट वाला टेबल, नेक्स्ट वाले टेबल में क्या बोला है? 3 ईयरली मूविंग एवरेज छठे साल के लिए, छठे साल के लिए बोला है। तो 6 से 1 साल पहले की वैल्यू, 6 से 1 साल बाद की वैल्यू, मतलब हमें ये तीन वैल्यू लेनी है। 8 + 10 + 13 डिवाइडेड बाय 3। तो जब आप ऐसे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 10.3 या 10.33 भी आएगा। कैलसी में टाइप कर लो 8 + 10 + 13 डिवाइड बाय 3, 10.33 या 10.3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। 5 ईयरली मूविंग एवरेज पूछी है 2004 के लिए, तो 2004 पे यहाँ पे टिक रखो। इससे 2 साल पहले की वैल्यू, 2 साल बाद की वैल्यू। 3 ईयरली हो तो 1 साल पहले की और 1 साल बाद की वैल्यू यूज करनी होती है। यहाँ पे 5 ईयरली में 2 साल पहले और 2 साल बाद की वैल्यू। तो 4.3 + 4.3
प्लस 3.4, ये पांचों वैल्यूज को हम ऐड करने जा रहे हैं, प्लस 4.4 प्लस 5.4 और पांच वैल्यू है, सो डिवाइड बाय 5, कैलसी में डिवाइड बाय 5 करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 4.36। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आज हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन पेपर नंबर 2। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स।